सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेज के हम सेशन का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सर, इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ये मैं बता दूं कि ये 3 सब्जेक्ट का ना पहला सब्जेक्ट है। खैर अब 3 तो नहीं, अब तो 2 सब्जेक्ट रह गए। ये एक सीक्वल है जो आपने फॉलो किया। जैसे आपने FAR 1 पढ़ा था, अब FAR 2 पढ़ोगे, फिर फाइनल में जाके FFR पढ़ोगे। इसका अगला जो सीक्वल है ना वो BFD है। ठीक है जी। अच्छा, BFD से आगे एक पेपर हुआ करता था MSA 2, वो ख़त्म हो गया। अब आप वो पेपर नहीं देखेंगे क्योंकि MSA 2 की जगह अब केस स्टडी का पेपर आ गया, और वो जनरल केस स्टडी है, वो स्पेसिफिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट की केस स्टडी नहीं है। तो इफ़ेक्टिवली आप जो MFA में सीखोगे वो MFA में जो सीखना है उसके बाद आप BFD में जाके उसका एडवांस वर्जन सीखोगे। ठीक है। बहुत लंबे टाइम तक ICAP से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार BFD का पेपर जब होता है फाइनल में वो इतना मुश्किल होता है, तो उसका एक लाइटर वर्जन, छोटा वर्जन आप जो है वो नीचे इंट्रोड्यूस कर दें। तो ICAP ने 2022 में जो है वो ये पेपर इंट्रोड्यूस किया, और अब तक इसके 6 या 7 के करीब अटैम्प्ट्स हो चुकी हैं। ठीक है। जवाब दे रहा हूँ, सुदैस रुक जाओ बेटा। तो इसमें सर इस सब्जेक्ट के नाम में आप देखेंगे तो इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। लोग आमतौर पे समझते हैं कि जो मैनेजेरियल है वो थ्योरेटिकल पार्ट है, और जो फाइनेंशियल एनालिसिस है वो नंबर्स वाला पार्ट है। ठीक है जी। और मोर और लेस ऐसा है भी, एक पार्ट जो है वो इसमें थ्योरी है और एक पार्ट इसके अंदर प्रैक्टिकल है। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं अपने बारे में बताऊंगा तो इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है जी। पता नहीं क्या फ़ायदा होगा, लेकिन मेरी आर्टिकल्स KPMG से है। मैं कोई 2008 में क्वालिफाई किया मैंने, फिर मैं UBL में रहा हूँ, फिर मैं आरिफ हबीब में रहा हूँ, फिर मैं पिकिक में रहा हूँ। ये सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कुल्लू हराम। ठीक है जी। ये काम मैंने किया है, तो मैं आपसे शेयर कर लूँ पहले कि मेरा जो है वो एक ज़माने में मुझे जिसको कहते हैं ना कि शौक़ था बहुत कि यार मैंने बैंकिंग सेक्टर और म्यूचुअल फंड्स और इस तरह की चीज़ों का ऑडिट करना है। तो जब मैं 2004 में मेरा PwC यानी फर्गसन्स में जो है वो इंडक्शन हुआ, तो वो ऑयल एंड गैस सेक्शन में हुआ। तो मैं महीने तक लड़ता रहा उनसे कि यार मेरा सेक्शन चेंज कर दें, मुझे बैंकों का ऑडिट करना है। उन्होंने कहा यार ऐसे नहीं होता, जो सेक्शन मिल गया वही होगा। तो मैं PwC छोड़ कर KPMG चला गया, और KPMG में सर मुझे इस कमिटमेंट पे जो है वो मैंने वहाँ ज्वाइन किया कि आपने मुझे बैंकों के ऑडिट पे रखना। तो पहला जो मुझे क्लाइंट मिला था वो UBL ही मिला था, और फिर मैंने UBL बैंक का 2-3 दफ़ा ऑडिट किया, तो फिर मेरी जॉब भी वहीं हो गई। तो वहीं से हराम का सिलसिला शुरू हुआ। तो वो बढ़ते बढ़ते फिर आरिफ हबीब इन्वेस्टमेंट्स में पहुंचा, जो म्यूचुअल फंड्स थे, और फिर उसके बाद मैंने पिकिक में बड़ी की पोजीशंस पे काम किया। उसकी जो है वो पूरी फाइनेंस कविंग में देखता था, CFO था, सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस का सारा हिसाब किताब में देखता था, रिस्क मैनेजमेंट उसका देखता था। तो अल्लाह ताला ना मुझे तैयार कर रहा था, दोज़ख के लिए नहीं, ये MFA और BFD जैसे सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। ठीक है जी। तो ये मेरी क्वालिफ़िकेशंस हैं, और जो क्वालिफ़िकेशंस हैं इसको भी बताने का ऑब्जेक्टिव ये है कि यार ये जो MFA टाइप का सब्जेक्ट है, BFD टाइप का सब्जेक्ट है ना, ये अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से पढ़ते हो ना, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में सब्जेक्ट ही एक होता था BFD, वही लोग पढ़ते थे और फिर उसी के बेसिस पे जो है वो पढ़ा रहे होते थे। कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होती थी किसी की। मैंने तो बेटा अपनी ज़िंदगी जानबूझ के इसमें डाली थी। ठीक है जी, कि मैं भाई जाके शुरू से बैंकों का ऑडिट करूँ, म्यूचुअल फंड्स में जाऊँ। मैंने फिर जो है वो CA करने के बाद CFA और FRM जैसी क्वालिफिकेशन में भी जो है वो हाथ डाला। ठीक है जी। तो मेरा जो प्योर माइंडसेट है ना वो इसी तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट टाइप का है, जो पैसा कमाने वाला माइंडसेट होता है ना। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये सारे जरासीम सिवाय हराम खाने के आप में भी ट्रांसफ़र किए जाएँ। और मैं आपको ये हल्फिया बता रहा हूँ कि जब आप ये सब्जेक्ट ख़त्म करेंगे ना, तो ये वो सब्जेक्ट होगा जो शायद तुम्हें पूरे CA जर्नी में सबसे इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है जी। इंटरेस्टिंग इन द सेंस ये कि इसमें आप जो चीज़ें सीखोगे, स्टॉक मार्केट को आप देखोगे, करेंसी मार्केट्स की आप चीज़ें सीखोगे, मनी मार्केट की आप चीज़ें सीखोगे। तो जो आप सुनते आ रहे थे आज तक, यार इस बंदे ने इतना पैसा बनाया स्टॉक मार्केट में, ऐसे बनाया वैसे बनाया, प्रैक्टिकली वो देखेंगे किस तरीके से काम होता है आप। ठीक है। अच्छा देखो, एक मेडिकल डॉक्टर होता है ना,
वो क्या करता है, वो किताब में पढ़ता है जी कि ये रग यहाँ से निकलती है वहाँ जाती है, वो सिर्फ किताब में पढ़ता है, बहुत देर बाद जाके वो चीज़ें देखता है। लेकिन ये याद रखना, किताब और उसमें चीज़ें जो है वो डिफरेंट भी होती। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जो चीज़ें आप यहाँ किताब में पढ़ोगे एज इट इज़ वो चीज़ें जो है वो आप प्रैक्टिकल लाइफ में होते हुए भी देखोगे। जब ये कोर्स ख़त्म होगा ना, आपको इंशाल्लाह ताला किसी भी ब्रोकरेज हाउस की रिसर्च रिपोर्ट पढ़ने आ जाएगी, ठीक है जी, कि यार इस ब्रोकरेज हाउस ने अगर रिसर्च की और कहा कि जी फलां स्टॉक आगे जाके बढ़ेगा, फलां स्टॉक आगे जाके कम होगा, तो आपको समझ आ रहा होगा यार ये हो क्यों रहा है और इसके पीछे क्या लॉजिक है, और ब्रोकरेज हाउस ने जो रिसर्च किया है आया वो रिसर्च सही है सही नहीं है, ठीक है जी, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। अच्छा जी मेरे बच्चे, यार ये तो आपका नसीब है ना बेटा कि आर्टिकल्स में आपको, जैसे मैं चला गया था फर्गसन, उन्होंने कहा जी ऑयल एंड गैस, मैंने कहा नहीं, उसने कहा जी ऑयल एंड गैस, मैंने कहा छोड़ो भाई, हराम का अड्डा, KPMG चले गया मैं। देखो भाई एक चीज़ हम क्लियर करते हैं यहाँ पे आज, ठीक है, सूद खाना, सूद खिलाना, सूद का हिसाब रखना, सूद का हिसाब रखवाना, सूद के हिसाब पे गवाही देना, ये सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के हिसाब से अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ जंग है। सीधी बात, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मैं पढ़ाऊँगा आपको सारी चीज़ें, लेकिन पहले बता दूँ भाई हराम है, पढ़ना और पढ़ाने वाले का जिक्र इस हदीस में नहीं है। तो हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी, ना एक्सेप्शन नहीं। मैंने इस पर बहुत उलमा से पूछा है कि जी जब पहली दफ़ा BFD पढ़ाने जा रहा था तो मैंने पूछा उनसे कि जी ये, क्योंकि मैं ये बैंकिंग सेक्टर से बाहर आया था बड़ी दुआएं करके, शुरू में तो मैं घुस गया बहुत, बाद में बड़ी दुआएं करके अल्लाह मेरे नसीब में रोज़ी ऐसी लिख दे कि जिसमें ये चीज़ें ना हो। तो वो खैर कोर्स के उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं निकला हूँ उससे, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा पढ़ो, पूरे बैंक्स के सिस्टम देखो। जो बंदा बैंक्स का ऑडिट करता है वो एक आम कंपनी का ऑडिट आराम से कर लेता है। जिस बंदे की पूरी आर्टिकल्स बैंक पे गुजरी हो उसको जॉब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आराम से मिल जाती है, लेकिन एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का बंदा बैंक पे जाके काम नहीं कर सकता, उसकी नॉलेज बहुत लिमिटेड होती है, ठीक है जी। तो मैं पहले आपको बता दूं, ये ना ऊपर आपको जूते पड़ रहा है, या अल्लाह ये बंदा था, ये इसी ने जो है ना या अल्लाह वो इंटरेस्ट डेवलप किया था, हम ऊपर नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, अच्छा जी गौर से सुनना दोस्त। अच्छा मैं फिर एक चीज़ बता दूं, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको नंबर्स पे भी अच्छा होना, नंबर्स आपके बहुत अच्छे होने, यानी मैथ्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। कॉस्टिंग पढ़कर आ रहे हो ऑब्वियसली, ये तो बात अब फजूल हो जाएगी कि मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, आपको आती है अच्छी मैथ्स, तभी तो आप यहाँ बैठे हैं, ठीक है जी। दूसरा सर, आपको बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा और वो थ्योरेटिकल नॉलेज आपने अप्लाई करनी होगी केस के अंदर। मिसाल के तौर पर हम एक चैप्टर पढ़ेंगे स्वॉट एनालिसिस, कि आपको कंपनी ने अपॉइंट किया एज फाइनेंशियल कंसल्टेंट, आपने कंपनी के अंदर देखा ARTT को, आपने देखा ARTT की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, इंटरनल क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है। हाँ जी, स्ट्रेंथ क्या है हमारा सर, टीचिंग मेथोडोलॉजी, ठीक है जी। वीकनेस भी कुछ होगी, अल्लाह ने हमसे छुपा के रखी, ये कंपनी के अंदर है स्ट्रेंथ और वीकनेस है। बाहर क्या है मार्केट में, अपॉर्चुनिटी क्या है, ऑनलाइन टीचिंग करेंगे, प्रीमियम लेक्चर बनाएंगे, प्रीमियम प्लस लेक्चर्स बनाएंगे, बाहर से ठीक ठाक पैसा कमाएंगे, फिर पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, इंडिया जाएंगे, फिर AI आएगा, वो हमारी आवाज़ को क्लोन कर सकेगा, हमारे सारे लेक्चर्स अंग्रेज़ी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, रशियन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, पढ़ने की बात कर रहा हूँ, स्पेनिश में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला हम सर उन मुल्कों में भी जो है पैसा कमाएंगे, ठीक है जी। ये क्या है अपॉर्चुनिटीज़ हैं। थ्रेट्स क्या है, ये जो हम काम कर रहे हैं ना ये दूसरा भी कर सकता है, और अगर हमसे अच्छा कर गया ना हमें मार्केट से बाहर फेंक देगा। तो आपको मैं पढ़ाऊँगा इस तरह की चीज़ पे, हम आपको दूंगा एक सिनेरियो कि यार आपकी एक लॉ फर्म है, बताओ उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स क्या है। तो आपको नंबर्स में भी अच्छा होना है, और जो नॉलेज मैं आपको दूंगा उसको डिफरेंट केसेस पे अप्लाई करना भी आपको आना चाहिए। अल्टीमेटली जब ये कोर्स ख़त्म होगा ना, आपको किसी जगह पे भी अगर मैं अपॉइंट कर दूँ ना कि जी आप मिसाल के तौर पर मैकडॉनल्ड्स में या KFC में आप अपॉइंट हुए और इस वक्त करंट उनके हालात ऐसे हैं कि बॉयकआउट का सामना है उनको, आप उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स आइडेंटिफाई कर दें। उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, उनको मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, उनके थ्रेट्स क्या हैं, क्या चीज़ ऐसी है जो उनके बिजनेस को बंद करा सकती है। अब फिर आप लिखना शुरू कर, अब आपका दिमाग चलना चाहिए इस पर जब ये कोर्स खत्म हो, ठीक है जी।
तो अल्टीमेटली नंबर्स में भी आपने अच्छा होना है और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को आपने अप्लाई करना भी आपको आना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे कोर्स में क्या है सर? हमारे कोर्स में है 3 एस्पेक्ट। ये पहला एस्पेक्ट है जी मैनेजेरियल एनालिसिस, ये 30 से 40 नंबर का। 30 यहाँ घुस गए, आप इसको ऐसे करके देख लें, पता नहीं आपके ऐसे होगा नहीं होगा। इसको लिखते जाओ भाई, ठीक है जी। हमारे पास मैनेजेरियल एनालिसिस है सर, 30 से 40 नंबर का एरिया है, सॉरी इसमें चौथा एरिया भी लिख लो। चार एरियाज है इसमें, एथिकल डिसीजन मेकिंग, एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस और ये चौथा आप अलग से लिख लो पेस्टल। सस्टेनेबिलिटी इस बैच इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में नहीं है, निकल जाएगा आराम से, अब्दुल्ला निकल जाएगा आराम से। अच्छा, ये कोर्स आप आखिरी दफ़ा इस तरह पढ़ रहे हो, अगली दफ़ा इस कोर्स में सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं। इसमें सस्टेनेबिलिटी का एरिया ऐड होगा, ठीक है जी, और इसके अंदर आईटी का एरिया निकल जाएगा इसमें से, वो नए कोर्स में जा रहा है, तो इसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं अगली दफ़ा के लिए, ठीक है। नहीं, फुल रट्टा वट्टा कुछ नहीं है भाई इसके अंदर, 1 रुपये का भी रट्टा नहीं है इसके अंदर। ये 4 एरियाज हैं सर, एथिकल डिसीजन मेकिंग, एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस, ठीक है जी। अच्छा, मैं ज़रा सा ना इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। मेरे प्यारे बच्चों, ज़रा सा बोर्ड पे देखिएगा, लिखना नहीं, अभी रुक जाओ 2 मिनट। बोर्ड पे देखना, सारी चीज़ें छोड़ दो प्यारे भाई, बोर्ड पे देखो, सब चीज़ें छोड़ दो, बोर्ड पे देखो। ये है ARTT, ये हमारा कॉलेज है सर। कॉलेज के अंदर 2 चीज़ें जिसमें हमने काम करना है। कॉलेज के अंदर कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो हमें दूसरों से ज़्यादा आगे रखते हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ्स है। स्ट्रेंथ क्या है जी? हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी, हमारे टीचर्स, ठीक है जी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा IT का सिस्टम, ये क्या है हमारी, ये स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है? अज्यूम करो हमारे पास एक आउटडेटेड कैंपस है, ये हमारी वीकनेस है। हमारे पास जो है वो बैठने की जगह इतनी अच्छी नहीं है, वॉशरूम्स इतने अच्छे नहीं है, ये एक ऐसा फैक्टर है जिस पे हमें काम करना चाहिए, ये क्या हमारी वीकनेस है। इंटरनल कंपनी के अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं, स्ट्रेंथ्स, कंपनी के अंदर की चीज़ों को रीड करना कहलाता है इंटरनल एनालिसिस। क्या कहलाता है? ये जो आपके पास एक चैप्टर लिखा हुआ आ रहा है ना, इंटरनल एनालिसिस, उसमें हम क्या देखेंगे, अब कंपनी के अंदर क्या चीज़ें हैं भाई, उसको कैसे बेहतर बनाएं और वीकनेसेस को कैसे अच्छा करें, डन, सही करें वीकनेसेस को। फिर कंपनी के हम बाहर जाएंगे। कंपनी के बाहर कौन है? कंपनी के बाहर है हमारे सप्लायर्स, कंपनी के बाहर है हमारे कस्टमर्स, कंपनी के बाहर है हमारे कंपेटिटर्स, कंपनी के बाहर है हमारे सब्स्टिट्यूट्स, और कंपनी के बाहर हैं न्यू एंट्रांट्स। गौर से सुनना है, नहीं मैं बताता हूँ, रुक जाओ। सप्लायर क्या है? जो हमें सर्विसेज दे रहा है। अब 2 मिनट के लिए अज्यूम करो ARTT एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सप्लायर कौन है? जो हमें रॉ मटेरियल दे रहे हैं। कस्टमर कौन है? जिनको हम अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। कंपेटिटर कौन है? जो हमारे जैसा ही बिजनेस कर रहे हैं, जिनसे हम लड़ रहे हैं। सब्स्टिट्यूट क्या है? अच्छा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एक है KFC, एक है KFC के साथ मैकडॉनल्ड्स, ये एक दूसरे के कंपेटिटर्स हैं। क्यों? दोनों का प्रोडक्ट क्या है? लेकिन KFC का एक कंपेटिटर पिज़्ज़ा हट भी है। पिज़्ज़ा हट कंपेटिटर है? नहीं सर। पिज़्ज़ा हट क्या है उसका? सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट का मतलब एक अलग प्रोडक्ट जो इसकी जगह इस्तेमाल हो सकता है। और कंपेटिटर का मतलब सेम प्रोडक्ट बेचने वाले 2 लोग। चाय का एक होटल, चाय के दूसरे होटल का क्या है? और चाय का एक होटल कॉफी बेचने वाले का क्या है? सब्स्टिट्यूट है, ठीक है जी। 2 ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, बस सर्विसेज हैं, दोनों क्या है? एक ट्रांसपोर्ट सर्विस और एक ट्रेन, ये एक दूसरे का क्या है? सब्स्टिट्यूट है। तो आपने सब्स्टिट्यूट से भी लड़ना है और कंपेटिटर से भी लड़ना है। तो ये जो इमीडिएट आउटर एनवायरनमेंट है, इसमें लोग आप पे असर डालते हैं और आप इन पे भी असर डाल सकते हो। मिसाल के तौर पर मेरे कस्टमर्स
गौर से सुनना, बहुत टेक्निकल सवाल पूछने जा रहा हूं, ये भी सिर्फ कोर्स को देख रहे हैं। मेरे बहुत सारे कस्टमर थे, ये अच्छा है मेरे थोड़े से कस्टमर हो लेकिन बड़े बड़े कस्टमर्स हो, वो अच्छा है। मेरे 4 कस्टमर थे, हर बंदे से मुझे 25% रेवेन्यू मिलता है, या मेरे 4000 कस्टमर थे, दोनों में से बेहतर क्या है? सर मेरे 4 कस्टमर होंगे ना, सबसे डरूंगा मैं, क्योंकि एक भी बंदा छोड़ के गया 25% रेवेन्यू जाएगा। मेरे 4000 कस्टमर होंगे, रोज मैं 50 लोगों को चमाटे मारूंगा, जाओ दफा हो जाओ। हैं क्यों? उनके जाने से मुझे कोई फर्क ऐसा होता नहीं है। वैसे एक अच्छा बिजनेसमैन कभी भी ऐसा काम नहीं करता, लेकिन वो अफोर्ड कर सकता है। अगर उनके कस्टमर्स की बार्गेनिंग पावर वीक हो तो उसका बिजनेस स्ट्रांग होगा। अगर कस्टमर्स की बार्गेनिंग पावर क्या हो, स्ट्रांग हो, तो फिर गया सर वो ऐसा। अब मुझे बताओ, मेरे सप्लायर बहुत सारे होने चाहिए या 2-3 होने चाहिए? बहुत सारे होने चाहिए। किसी को भी नाराज कर दूं, नहीं खरीदना तेरे से सामान, जा भाई, रेट बढ़ा दिए तूने, मैं नहीं खरीदूंगा। लेकिन अगर आपके सप्लायर्स होंगे थोड़े से, तो फिर आपको वो क्या करेंगे? डिक्टेट करेंगे। कंपेटिटर्स ज्यादा होने चाहिए, कम होने चाहिए? हैं? कम होने चाहिए, वीक होने चाहिए, डरपोक होने चाहिए, ठीक है जी, सब्स्टिट्यूट्स कम होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। ये न्यू एंट्रेंट्स कौन है? एक बंदा हमारा स्टूडेंट है, वो बैठ के सोच रहा है क्या इसके पास? एक टीवी है, 3 लाइटें हैं, ठीक है, एक लैपटॉप है, एक वो पुराना मेरी अम्मा के जहेज में आने वाले जो बक्सा है उसकी तरह की लाइट है इसके पास, एक लाल रंग का जो है इसके पास कैमरा है, ये आईपैड है, और है ही क्या? चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हुई है ना, ये तो मैं भी कर लूँगा। तो मैं जैसे ही मैं क्वालिफाई करूँगा, मैं घुसूँगा जी टीचिंग में, आ रहा हूँ बेटा मैं। हैं, अब बताओ, टीचिंग प्रोफेशन में घुसने के लिए जो एंट्री है उस पर कोई बैरियर है? नहीं सर, बड़े आराम से कोई भी बंदा कल टीचिंग शुरू कर सकता है, और उसके पास एक चीज़ होनी चाहिए, वो है सर उसके पास स्किल होनी चाहिए, बस। बाकी चीज़ें इतनी महंगी नहीं है, ऐसा है। अब आप सोचें, आप बैठे जी और PIA के जहाज उड़ते हुए देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं एयरलाइन खोल लूँ, हैं? उसके लिए क्या चाहिए? उसकी एंट्री बैरियर बहुत ज़्यादा है। तो एंट्री बैरियर ज़्यादा होने चाहिए, कम होने चाहिए? तो आप आउटर इन्वायरमेंट को इसलिए रीड करते हो कि यार ये मेरे पे क्या असर डाल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, रिस्क कितने बार। अच्छा, फिर इसके अलावा एक और इन्वायरमेंट होता है जो इससे भी ऊपर होता है। ये कौन सा है जी? ये कौन सा इन्वायरमेंट होता है जो इससे भी ऊपर होता है? यहाँ होती है गवर्नमेंट, जो क्या लगा रही है हम पे? टैक्सेस लगा रही है, ठीक है जी। यहाँ हमारे जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं। पाकिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे हैं। नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है? नुकसान हो रहा है सर, नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान को और कहीं नुकसान हो या ना हो, तालीम के मैदान में पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। इंडिया ने जितना अकाउंटेंसी पे रिसर्च किया है, मेडिकल पे रिसर्च किया है, उनकी किताबें हमें मिलनी चाहिए थी, हमें पढ़ना चाहिए था। ये सब फजूल बात है कि फ़लाँ मुल्क तुम्हारा दुश्मन है, फ़लाँ ऐसा है। होगा भाई, उसकी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी और नो डाउट उसमें कुछ मसले ऐसे होंगे, लेकिन हर बंदा तो दुश्मन नहीं है ना वहाँ का, कोई ऐसा है नहीं है। तो अकल का मुजाहरा करने की ज़रूरत है यहाँ पर, और मामलात क्या करने चाहिए, ऐसे क्या ट्रेड शुरू हो जाए 2 मुल्कों में, ऐसा। तो अब मुझे एक बात बताएं, जो इस आउटर इन्वायरमेंट में बैठे हुए, ठीक है, इंटरेस्ट रेट है, टैक्स रेट है, ये आप पे असर डालते हैं, आप इन पे असर। मैं बहुत अच्छा बिजनेस भी कर लूँ तो मैं इंटरेस्ट रेट को तब्दील, मैं बहुत अच्छा बिजनेस भी कर लूँ तो मैं जो मुल्क में इस वक्त हुकूमत बैठी है उसको तब्दील, मैं बहुत अच्छा बिजनेस भी कर लूँ तो अमेरिका से ताल्लुक नहीं सही हो सकता या नहीं ख़राब हो सकता, वो मेरे पे डिपेंडेंट। आप बताएं सर, कितने इन्वायरमेंट है हमारे? इंटरनल, इमीडिएट एक्सटर्नल, और एक सर हमारे पास मैक्रो एक्सटर्नल, ऐसा। तो 3 इन्वायरमेंट को हम रीड करेंगे। हमारे पास चैप्टर कौन से हैं इसमें? हमारे पास चैप्टर कौन से हैं? पहला चैप्टर सर, दूसरा चैप्टर कौन सा? एक्सटर्नल एनालिसिस, और तीसरा क्या है? इंटरनल एनालिसिस। चौथा क्या है? पेस्टल। हम पढ़ेंगे एक्सट्रीम आउटर एनवायरनमेंट को रीड करने के लिए, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रीड करने के लिए सर इमीडिएट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रीड करने के लिए एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल। 3 चैप्टर हमारे जो है वो इस चीज़ के अंदर आ जाएंगे, ऐसा। कंपनी के अंदर रीड करने के लिए इंटरनल एनालिसिस, कंपनी के इमीडिएट बाहर रीड करने के लिए एक्सटर्नल, और मैक्रो एनवायरनमेंट रीड करने के लिए पेस्टल, ठीक है जी। पेस्टल क्या है वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर, ठीक। क्या मुताला पाकिस्तान का पढ़ना ज़रूरी है? हाँ बेटा, मुताला पाकिस्तान आप अगर पढ़ लोगे
तो आपको फिर ये यकीन आ जाएगा कि कुछ लोगों का हीरो आज, कुछ लोगों का ना, कुछ लोग आज भी उनको, उनका कुछ लोगों को जो है ना, वो आज भी एक शायद एक दिमाग में उनके कि यजीद कोई बड़ा अच्छा आदमी होगा। यानी आप इन्फॉर्मेशन देखें ना किस तरह मैनिपुलेटेड है कि कुछ लोगों को यजीद भी अच्छा आदमी लगता है भाई, उनके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंची है। कुछ लोगों ने मुताल्ला पाकिस्तान पढ़ा है तो उनके पास बड़ी ज़बरदस्त नॉलेज है या नहीं है? मैं यकीन करो उस दिन अपने बेटे को उठाया, मैंने कहा स्कूल जा। उसने कहा मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं रोज़ा रखूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। 9 साल का। मैंने कहा रोज़ा रख या नहीं रख, स्कूल जाना है। तपा हुआ बैठा था, चला गया स्कूल। वापस आया तो इफ्तार के टाइम पे मुझे मिला। मैंने कहा क्या पढ़ा? तो मुझे बोला बेफजूल में आपने भेजा बाबा मुझे। मैंने कहा क्यों, क्या पढ़ा? बोला मैंने ये पढ़ा कि आखिर में ज़ियारत पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्यों ज़िंदगी गुजारी। मैंने कहा क्या पढ़ा? उधर के बागात और वो अच्छे थे, ठंडी हवा थी। मैंने कहा यार सो जाना ना तो मुझे शायद ज़्यादा खुशी होती। ठीक है जी। अच्छा जी, ये एथिकल डिसीजन मेकिंग का एक चैप्टर है, गौर से सुनना। ये सारी चीज़ें मैं डे 1 पे बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कोर्स में है क्या। एथिकल डिसीजन मेकिंग क्या है, ज़रा सुन ले सर, गौर से सुनना, अच्छे तरीके से एक चीज़ सुनना सर। मुझे एक बात बताएं, आप मिसाल के तौर पर मैं ये एग्जांपल अक्सर देता हूँ, आपके इलेक्ट्रिक के ना, आपके इलेक्ट्रिक के हो मिसाल के तौर पर चीफ एग्जीक्यूटिव। के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट कंपनी है, इसके शेयर होल्डर्स हैं। सीईओ का काम क्या होता है? कंपनी को ऐसे चलाना कि इतना प्रॉफिट कमाए कि शेयर होल्डर का क्या बढ़ जाए, वेल्थ बढ़ जाए, उसका फायदा हो जाए। ऐसा ही है ना? के इलेक्ट्रिक का सीईओ किसके बारे में सोचता होगा? शेयर होल्डर के बारे में सोचता होगा। ऐसा के इलेक्ट्रिक के सीईओ को मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कॉल की। ठीक है जी, कुछ चीफ मिनिस्टर को उसने कॉल कर दी सीईओ को कि भैया जो इलेक्ट्रिसिटी का रेट चल रहा है ये क्या है? उसने कहा जी 50 रुपये पर यूनिट, 1 यूनिट के 50 रुपये चार्ज कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध या सीएम ने कहा सीईओ को कि क्या इस यूनिट को कम किया जा सकता है, इसका रेट कम किया जा सकता है? उसने सीईओ ने कहा भाई अगर हम इसको 42 रुपये में बेचेंगे ना तो के इलेक्ट्रिक को कोई प्रॉफिट नहीं होगा, इससे नीचे जाएंगे तो क्या होगा? नुकसान होना शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कहा ठीक है, अगले 3 महीने तक ना आपने बिजली जो है वो 42 रुपये में बेचनी है। तो सीईओ ने कहा वो क्यों? उसने कहा अभी हम जाके जलसे में ऐलान कर रहे हैं बिजली सस्ती करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? ये कौन कह रहा है? गवर्नमेंट ऑफ सिंध। किसको कह रहा है? सीईओ को कह रहा है कि बेटा जरा रेट 42 रुपये कर दे अगले 3 महीने के लिए, मैं भी जलसे में जा रहा हूँ, मैं ऐलान करूँगा कि हमने रेट कम करा दिए, आवाम खुश हो जाएगी। अब सीईओ ने कहा कि सर देखिए मेरी तो एक फिड्यूशियरी ड्यूटी है, मेरी तो एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, मेरी तो एक रिलीजियस ड्यूटी है, मेरी तो एक हर लिहाज से ड्यूटी है कि मैं अपने शेयर होल्डर्स का फ़ायदा करूँ। और ये क्या काम करा रहे हैं आप मुझसे? अगर मैं ये काम करूँगा तो नुकसान किसको होगा? वो मैं तो तनख्वाह इस चीज़ की लेता हूँ। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कहा बेटा तनख्वाह कैसे हाथ से लेता है ना, ये हाथ ही नहीं रहेंगे तो तनख्वाह का क्या करेगा? है तो नौकरी चाहिए नहीं चाहिए? हैं देख लो बेटा, फिर फटा किससे ले रहे हो तुम? अब ये सीईओ बैठ के सोच रहा है या अल्लाह अगर मैं इस गवर्नमेंट ऑफ सिंध की बात मानूं तो शेयर होल्डर्स को नुकसान, और अगर मैं शेयर होल्डर्स के लिए स्टैंड ले लूं तो मैं इसके बाद फिर कुछ भी लेने के लायक नहीं रहूँगा। ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं, ये बंदा एक एथिकल डिलेमा में फंस गया। एथिकल डिलेमा क्या है? जहाँ दोनों जगह पे गलत चीज़ हो। अब ये क्या करेगा? दोनों में से जो कम शैतान है, छोटा शैतान है, उसको पिक करेगा। अब वो कैसे पिक करेगा हम उसके अंदर चीज़ें सीखेंगे कि इस तरह के मामलात में जहाँ एथिकल डिलेमा हो। मिसाल के तौर पर एक बच्चे को हमने कहा जी अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट हैं तो आपकी फ़ीस है जी 18,000 रुपये, और अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो आपकी फ़ीस है से 7,000 रुपये। ये मैं आपको रात का एक वाक़या बता रहा हूँ। एक बच्चे ने, रिपीटर ने पूरे पैसे दे दिए, पता ही नहीं था उसको, 18,000 रुपये दे दिए। तो मेरे अकाउंटेंट ने कहा कि एक बच्चा बेचारा ना उसके 7,000 बनने थे, 18 आ गया, क्या करें? वापस करूं तो मुझे नुकसान, वापस करूं तो 11,000 का नुकसान, और ना वापस करूं तो
लॉन्ग टर्म में नाम खराब हो जाएगा मेरा। अब दो एविल्स हैं, किस एविल को पिक करें? नहीं, ये अभी हम सीखेंगे कि ऐसे सिनेरियो में क्या करना चाहिए। बड़े आसानी से आपने कह दिया कि पैसे क्या कर देने चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि आपके 90% स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं, अब क्या करें? तो ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। हाँ, अभी तो एथिकली हमें आप जैसे सोच रहे हैं वैसे ही करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ इतनी सीधी नहीं होती। अभी एक सवाल आया जी, एक इंटरनल ऑडिटर ने कंपनी में जाके देखा कि जी कंपनी जो है वो लकड़ी से फर्नीचर बना रही है, लकड़ी जंगलात से काटी जा रही है, और जंगलात जो कंपनी काटती है ना, तो उन पर ये लाजमी होता है कि जितने जंगल काटे उतने दरख्त भी उगा के आएँ। ठीक है जी। तो ये कंपनी दरख्त वरख्त कुछ नहीं उगा रही है, बस लकड़ी काटे जा रही है और टेबल कुर्सियाँ बनाए जा रही है। तो इंटरनल ऑडिटर ने रिपोर्ट बना दी। सीईओ के पास जब बात पहुंची, सीईओ ने कहा बेटा या तो रिपोर्ट इधर उधर कर दे, तो तेरे घर में हम जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म की लकड़ी का एक फर्नीचर भेज देंगे और तेरे घर को भी पूरा रेनोवेट कर देंगे, तनख्वाह भी तेरी बढ़ा देंगे। अदरवाइज देख ले, रिपोर्ट तो तू निकाल लेगा, कंपनी का वाट लग जाएगी, लेकिन तेरी भी हम। अब बताओ इस इंटरनल ऑडिटर को क्या करना चाहिए? ये है एथिकल डिलेमा, और इस एथिकल डिलेमा को सॉल्व करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे? एथिकल डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे कि इस केस में हमें क्या करना चाहिए। अब बताओ, हमारे 4 चैप्टर जो थ्योरी के उसमें हमने क्या क्या कवर करना है? इंटरनल एनालिसिस, कंपनी का इमीडिएट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कंपनी का मैक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और एथिकल डिसीजन मेकिंग। पक्का? ये कितने नंबर का है? लास्ट अटेम्प्ट में ये 32 नंबर के टेस्ट हुए हैं सारे, और 3 ही सवाल आए। ठीक है जी, ये कर लिया कॉपी, आगे बढ़े हम। बता देता हूँ बेटा, बता देता हूँ। चलिए एक स्टेप आगे बढ़े। ये लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड होगा, हाँ बिल्कुल आज अपलोड होगा, हो जाएगा आराम से। सुहीर, मैं जवाब दे रहा हूँ बेटा, रुक जाओ, आगे बढ़े। अब हमारे पास आता है फाइनेंशियल एनालिसिस। ये नंबर्स हैं, नंबर्स वाला हिसाब किताब। इस पर्टिकुलर एरिया में पहला एरिया है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट। प्रैक्टिकल एरिया के ना 2 पार्ट्स हैं। ये पहला पार्ट है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट। इसमें 5 चैप्टर्स हैं। 5 चैप्टर्स में से ये 2 चैप्टर जो है ना वो थ्योरेटिकल हैं, और ऊपर वाले 3 जो है ना वो कोर प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं। ठीक है जी, न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं, और नीचे वाले 2 जो है वो थ्योरी है। नीचे वाले 2 थ्योरी है, ऊपर वाले 3 क्या है? न्यूमेरिकल है। ठीक है जी। अच्छा, ये जो दूसरा और तीसरा चैप्टर है ना, ये जानबूझ के मैंने 2 हिस्सों में डाला है। असल में इसको एक चैप्टर के तौर पे देखेंगे हम। ठीक है, कवर एक साथ करेंगे इसको। ये क्या जी? WACC, ये भी हम आगे देखेंगे। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फॉरेक्स यानी फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट। किसने कहा? कब कहा था मैंने? क्या हो गया है? इससे तो आप लोगों ने भी बहुत सारी बातें कही थी। आगे बढ़ो यार, मैं शायद अगले हफ्ते 1-2 क्लासें लेके हालात देख के हम फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि हमने ईद के बाद से स्टार्ट करना है। नहीं, कुछ क्लासेस ले लेते हैं। अभी क्लास जब ये प्रेजेंटेशन खत्म होती है फिर मैं आपके सवालात खोल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके बाद मेरी कोई क्लास नहीं है, तो हम आराम से सवालों के जवाब दे देंगे एक दूसरे। आप रमज़ान के बाद ही कंटिन्यू कर दें, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। हैं? आप यकीन करो, रमज़ान में तुम लोग के लिए तो पढ़ना फिर आसान है, सुनना खाली। टीचर की ना ज़ुबान बाहर आ जाती है, लिटरली मैं तुम्हें बताऊँ। ये अभी आज पहला दिन है तो सही मज़ा आ रहा है मुझे। ठीक है जी। और यहाँ से अब जाने के बाद बंदा, मैं कहता हूँ सो जा और इफ्तार से 2 मिनट पहले उठे, तो 2 मिनट पहले भी नहीं उठे, आखिरी के 2 मिनट भी नहीं गुजरते। हमारे मोहल्ले का तो मौलवी पता नहीं क्या करता है, वो खजूर नहीं पूरा सालन खा के झाड़ता ना आसान देने के लिए। आप लोग मोहल्ले की मस्जिद पे ही रोज़ा खोलते हो? हाँ, तो हमारे घर में वाली घड़ी लगी हुई है जिसमें अजान की आवाज़ आती है, वो अजान दे के फारिग हो जाता है, फिर हमारा मौलवी चढ़ता है,
ठीक है जी। और फिर वो माशाल्लाह अजान देता है। हाँ, तो उसका रोज़ा होता है तो यार 2 मिनट की अजान है, खजूर खा के अजान दे दे। वो मेरे ख्याल में 2-3 समोसे खाता है, खजूर वजूर खाता है, फिर 2-3 गिलास शरबत पीता है, फिर वो चढ़ता है ऊपर हैं। यकीन करो मैं अभी पिछले 3-4 दिन पहले 4 बजे ना मेरी हालत ख़राब हो गई प्यास के मारे। मैंने कहा यार बहुत टेंशन हो रही है। मैं एक दोस्त को कॉल की, मैंने कहा क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं फारिग बैठा हूँ। मैंने कहा या तू मेरे पास आ जा या मैं तेरे पास आता हूँ, तीसरे की ग़ीबत करते हैं, वक्त निकल जाएगा, ठीक है ना। तो मैं उसके पास चला गया, हमने एक कॉन्फ्रेंस कॉल खोल ली। कोई 2 दोस्त हमारे जो है वो यूके में थे, उनको हमने साथ लगा लिया और पुराने ज़माने की बातें शुरू कर दी कि फर्म में ये होता था वो होता था, ठीक है जी। और करते करते 6 बज गए। 6 बजे मैं वहाँ से निकला और 6:25 पे मैं घर पहुँचा और मैं इंतज़ार कर रहा था, या अल्लाह ये किसी तरह ये 12-13 मिनट गुजर जाएँ। तो मैंने अपने लिए एक गिलास रूह अफ़ज़ा का भरा, दूसरा भरा, उसमें बर्फ़ डाल दी और मैं सुकून से बैठ गया। घर में रौनक लगी हुई थी, मेरे वो मदर इन लॉ भी आई हुई थी। तो मैंने बस जैसी अजान हुई एक गिलास पीने के लिए मैंने मुँह को लगाया और एक घूंट पीने के बाद रख दिया। बेगम को ये क्या अजाब है, ये क्या किया तुम लोगों ने? अब मेरी जो मदर इन लॉ है उनको खट्टा खाने का बहुत शौक़ है, पता नहीं क्या मसला है उनको। वो हर चीज़ में या तो लीमू घुसा देती हैं या कैरी घुसा देती हैं, ठीक है ना। उस शरबत की उन्होंने माँ बहन एक कर दी थी। तो उसके बाद मैंने सादा पानी से इफ्तार किया और मैंने कहा या अल्लाह जिसको तू खिलाए तो खिलाए, इंसान की औकात नहीं है, ठीक है ना। हाँ रिकॉर्ड हो जाए, कोई मसला नहीं है। तो मैं बेगम को कह रहे थे ये क्या है, उन्होंने कहा अम्मा ने डाल दी। एक दफ़ा मैं कुत्तों वाली भूख लगी थी, मैं बैठ के खाना वो आगे दाल आई, दाल मैंने एक नवाले, मैंने कहा ये क्या है? कहते अम्मा ने कैरी डाल दी है इसमें। लेकिन अम्मा को बोलो अपने लिए थोड़ा सा निकाल के उसमें डाल दें यार, ये एडवेंचर हमारे साथ क्यों करना है। अच्छा जी, ये जो एरिया ये हमारा 30 से 40 नंबर का है। इसमें सर नीचे वाले 2 चैप्टर्स जो है ना वो कभी भी टेस्ट नहीं हुए। ऊपर वाले 3 हर अटेम्प्ट में टेस्ट होते हैं, नीचे वाले 2 कभी भी टेस्ट नहीं हुए। हाँ टेस्ट हुए हैं, पता है कहाँ पर? MCQs में 1 नंबर 2 नंबर। एक दफ़ा 4 नंबर का सवाल आया, रिस्क मैनेजमेंट के बेनिफिट्स बता दें, उसको मैं टेस्टिंग नहीं कहता। तो ये 2 जो है ना वो ICAP इंतज़ार में बैठा हुआ है कि किसी अटेम्प्ट में लोगों को ये यकीन हो जाए कि ऊपर से 3 आते हैं और नीचे से 2 नहीं आते, उसी अटेम्प्ट में फिर हम निकालेंगे हथियार, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर हमारे पास सर ये एरिया है बजटिंग एंड प्रोजेक्शन। ये 25 से 35 नंबर का एरिया है। इसमें 3 में से 2 चीज़ें टेस्ट होती हैं। क्रेविंग तुझे भी हो रही है? नहीं, लास्ट अटेम्प्ट की बुक ऑब्सलीट है बेटा, डिफरेंट नहीं होगी, ऑब्सलीट हो गई हो। बताता हूँ उसका रीज़न। बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ये 3 एरिया हैं 25 से 35 नंबर के। इसमें हमेशा 2 एरिया टेस्ट होते हैं और एक एरिया जो नीचे वाला है ना इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ये पिछली 7 अटेम्प्ट्स में से 7 में टेस्ट हुआ है। तो इसका मतलब है ऊपर वाले 2 में क्या है, कभी बजटिंग आता है, कभी वर्किंग कैपिटल आता है। पहली अटेम्प्ट में वर्किंग कैपिटल आया, दूसरी अटेम्प्ट में बजटिंग आया, तीसरी अटेम्प्ट में वर्किंग कैपिटल आया, चौथी अटेम्प्ट में बजटिंग आया, 5वीं में बजटिंग आया, छठी में बजटिंग आया, 7वीं हमने कहा वर्किंग कैपिटल देगा, फिर बजटिंग दे दिया, ठीक है। तो पिछली 5 अटेम्प्ट से क्या चल रहा है? बजटिंग चल रहा है, ठीक है जी। हाँ तो और लास्ट अटेम्प्ट में तो एक कमाल काम हुआ है, तुक्के में काम हुआ है लास्ट अटेम्प्ट में। मैं एक सवाल कराता हूँ बजटिंग का, वो है एक सिनेमा हाउस का, पुराना CA फाइनल का सवाल है, वो मैं कराता हूँ, बहुत तमीज़ से कराता हूँ। ICAP के एग्जामिनर को शायद वही हाथ लग गया था, उसने उसको उठा के थोड़ा इधर उधर किया और पेपर में पूछ लिया। वो था मेरे ख्याल में 16 नंबर का, ठीक है। बच्चे पेपर से सर वो आपका सिनेमा वाला सवाल लग गया। अब हम चौड़े हो रहे, ओए दादा हैं, लेकिन नसीब क्या है उस एग्जामिनर के हाथ वो सवाल लग गया, नहीं तो हैं। लेकिन बड़ा अच्छा काम हो गया हैं, तुक्का मारा था। तुक्का ही होता है ना, ICAP का पेपर थोड़ी किसी को पता होता है। अगर कोई बंदा आपको ये कहता है ना कि यार मुझे ना ICAP का पेपर पता होता है और मेरे ताल्लुकात हैं, उससे बड़ा झूठा, काजिब और दज्जाल कोई नहीं है, ठीक है ना। ये झूठा इंसान है, झूठा।
अच्छा जी, हैं तुक्का तो तुक्का होता है ना भाई। हैं नहीं, मैं सब FAR1 में एक चीज कई और वो पेपर में नजर आई ना, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने तो वर्टिकल एनालिसिस आएगा, और मैं उस वीडियो में आप देखें ना, तो मैंने कहा था कि PP का सवाल, बड़ा सवाल इम्पेयरमेंट के साथ टेस्ट होगा, तो हो गया तुक्के में। अच्छा ये हमारे रिजल्ट हैं सर, अभी आपको नज़र आएगा जब यहाँ आपके पास ये चेंज होगा। अगर आप इन रिजल्ट्स को देखें तो आपको नज़र आएगा कि आम तौर पे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लोग पास हो जाते हैं, आम तौर पे इसमें इतना मसला नहीं होता। ठीक है जी, 37 पहली अटैम्प्ट का रिज़ल्ट आता कि सबसे आसान पेपर था, सिर्फ 37% रहा, फिर 46, 50, 54, 45। मेरे हिसाब से इस दफ़ा भी रिज़ल्ट कोई लगभग 40 से ऊपर ही होगा। ठीक है जी, ऐसा क्यों सर? देखो मैं फिर आपको एक बात बता दूं, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मैं अभी लाहौर गया था, तो लाहौर में मुझे एक टीचर ने कहा कि यार हमारे यहाँ पे ना लाहौर में कोई बंदा MFA का टीचर नहीं बन पाया, इतना अच्छे कोई टीचर नहीं बन पाया। उसका रीज़न ये कि इसमें एक तो थ्योरी का पार्ट है, एक प्रैक्टिकल पार्ट। कुछ थ्योरी बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं, प्रैक्टिकल उनका वीक होता है, कुछ प्रैक्टिकल बहुत अच्छा करा लेते हैं, थ्योरी जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है चीज़ों की। मैं आपको इतना बता दूँ कि तकरीबन मार्केट का 70-75% हिस्सा हमारे पास पड़ता है इसमें MFA में। ठीक है, नहीं पूरी मार्केट का कोई 75% हिस्सा हमारे पास से चीज़ें देख रहा होता है। मैं आपको तैयारी MFA की नहीं कराऊंगा, मैं आपको तैयारी कराता हूँ BFD की। ठीक है, अभी जो बच्चा BFD देता है ना जाके, इसके बाद वो कहता है सर BFD में 80% कोर्स ऐसा लग रहा था कि हमने पहले ही MFA में कवर कर लिया। और ये जो लास्ट अटैम्प्ट का बजटिंग का सवाल तुक्के में आ गया ना, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है, ये तीसरी चौथी दफ़ा हुआ है पीछे। तो मैं आपको तैयारी कराऊंगा इस नीयत से कि बुरे से बुरा पेपर आ गया तो भी आप क्या करोगे, कवर कर लोगे। अच्छा, शुरू में 2 अटेम्प्ट्स मुझे लगी थ्योरी का पैटर्न समझने में कि थ्योरी है क्या। ये थ्योरी नहीं है भाई, ये प्योर प्रैक्टिकल थ्योरी है। आपको सिनेरियो मिलेंगे जैसे ऑडिट है, तो यहाँ आते हैं सिनेरियो। ठीक है जी, तो मैंने उसके बाद केस स्टडीज डेवलप की लास्ट अटेम्प्ट में, और उससे पिछली अटेम्प्ट में मैंने इन 4 चैप्टर्स में 70 केस स्टडीज कराई हैं। 70 केसेस आपने करने, इस अटेम्प्ट में शायद मैं 10 और ऐड कर दूं उसके अंदर, तो 70-80 केस स्टडीज जब, और आप उनमें से अगर एक कर लिया ना आपने, मेजॉरिटी भी कर ली, मैं आपको बाखुदा बता रहा हूं थ्योरी का पोर्शन आपको तंग नहीं करेगा। मसला ये है कि लोग थ्योरी का या तो रटा मारते हैं या प्लेन रीडिंग करके चले जाते हैं। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये दोनों मेथड काम नहीं आते। आपने यहाँ थ्योरी को समझना है और फिर आपने क्या करना है, केसेस पे अप्लाई करना है। तो अंग्रेजी लिखना, अंग्रेजी ग्रामर, स्पेलिंग, इसके कोई नंबर नहीं होते हैं भाई। आप टांगे तोड़ दो, ये लिख दो, आप लिख दो जी यू इज अ गुड पर्सन। ठीक है जी, और पर्सन में भी SS डाल दो, कोई टेंशन नहीं है। एग्जामिनर इस चीज के नंबर नहीं काटता, मैं आपको बता, अल्लाह की कसम अगर इस चीज के नंबर काटते मैं कभी जिंदगी में सीए नहीं कर सकता। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आपने नंबर्स पे भी अच्छा काम करना है और थ्योरी में भी अच्छा काम करना है। मैं आपको ये बता दूं कि सर अगर आप पेपर का हिसाब किताब देखिए, कितने % थ्योरी कितने % प्रैक्टिकल है जी। 40 मार्क्स आते हैं थ्योरी के, 60 नंबर किस चीज़ के। लास्ट टाइम थोड़ा सा बैलेंस उसने आउट किया, लास्ट टाइम उसने प्रैक्टिकल पूछे 63 मार्क्स का, और जो थ्योरी है वो पूछी है कोई तकरीबन 37 नंबर। आमतौर पे थ्योरी में 5 सवाल आते हैं, कुछ अटेम्प्ट्स हो गई 4 कर दिए उसने, इस दफ़ा 3 कर दिए। ठीक है जी, इसका यह मतलब नहीं कि अगली दफ़ा 2 आएंगे, मैं भी अगली दफ़ा 5 सवाल पूछ ले। आप एग्जामिनर के कमेंट्स पढ़ें, एक ही कमेंट है जो वो ज़माने से बोलता आ रहा है। याद रखो इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर जो 60 नंबर का प्रैक्टिकल है, एक एवरेज बच्चा भी जिस तरह मैं चीजें आपको पढ़ा रहा हूं, करा रहा हूं, अगर आप वो मुकम्मल करके चले जाओ, आपको 60 में से 40-42 उसी में मिल जाते हैं। बाकी रह जाते हैं आपके पास कितने, 10 नंबर 12 नंबर, वो थ्योरी में लोग आराम से निकाल लेते हैं। इसलिए रिजल्ट आपको ऐसा नजर आ रहा है। अगर मैं आपको किताब के एक्सटेंट तक पढ़ाऊं ना प्रैक्टिकल, बाखुदा आप इनमें से किसी अटेम्प्ट का पेपर भी पास नहीं कर सकते। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। और यार मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम रहेगी, खुदा के वास्ते ये बोलते हुए नहीं आना,
यार ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है, ये फॉरेक्स में जो आप चीज़ पढ़ा रहे हैं तो किताब में नहीं है, आ गई ना लास्ट अटेम्प्ट में, पूछ ली उसने चीज़ें, एक सवाल इस तरह का दिखा दो किताब के अंदर, तो मैं आपको तैयारी कराऊंगा ये सोच के कि आपने यहां से निकलने के बाद बीएफडी का बैक का सवाल सॉल्व करना है और बीएफडी का फॉरेक्स का सवाल सॉल्व करना, तो आपकी जाके तैयारी होगी एमएफए के लिए। और उसके बाद मैं आपकी रिलायंस ना दोनों एरिया को ये सोच के कराऊंगा कि यार अगर इसी एरिया में स्कोर कर लिया तो बाकी के लिए नंबर कम छूट जाए, बाकी में जो है वो कवर हो जाए। और जब थ्योरी पढ़ा रहा हूँ तो ये सोच के पढ़ाऊंगा कि थ्योरी से ही नंबर निकाल लें। आप यकीन करें मैं जिस तरीके से आपको लेके चल रहा हूँ ना, मैंने एक दफ़ा जो है वो इस पर्टिकुलर अटैम्प्ट के लिए एक बंदे से पूछा, मैंने कहा जिस तरह का पर्चा बना हुआ यार ये तो ऐसा पर्चा है कि इसमें कोई भी बंदा अगर ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर ले उसका बाप भी फेल नहीं होता, उसको फेल करने वाला कोई हिसाब किताब ही नहीं। और मुझे आगे से रिस्पांस मिला कि हाँ ऐसे ही है, बंदा कौन था वो छोड़ दो। सर ये कमेंट्स हैं, आप कमेंट्स पढ़ें, ये कमेंट्स हैं हमारे पास मार्च 2024 के। 54% रिजल्ट है, लास्ट टाइम का 48% था, इंप्रूवमेंट आई है, क्यों? ठीक है जी, कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्मेंस इन न्यूमेरिकल पोर्शन। सेकंड न्यूमेरिकल अच्छा कर लिया लोगों ने, फिर क्या कहा उसने? 48%, फेयरली कंसिस्टेंट विद 50%, स्लाइट रिडक्शन इज ड्यू टू लोअर परफॉर्मेंस। वो बात ही किसकी कर रहा है? यानी लोग परफॉर्म ही किसमें करते हैं? न्यूमेरिकल में। तो थ्योरी में तो लोग मेरे ख्याल में क्या करके आते होंगे? वो कह रहे हैं न्यूमेरिकल पे ही भाई अच्छा परफॉर्म किया ये नंबर ले गए, बुरा परफॉर्म करने पे भी 48 आ रहा है। फिर एक और रिजल्ट है हमारा, इसमें थोड़ी सी उसने बजाई है जी, उसने कहा ओवरऑल रिजल्ट इज 50% विच इज स्लाइटली बेटर देन द प्रीवियस अटेम्प्ट ऑफ 46%। दिस इंप्रूवमेंट इज प्राइमरीली एट्रीब्यूटेड टू स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस इन दी न्यूमेरिकल कंपोनेंट्स while performance in the theoretical segment remained consistent with previous session। किसकी बात कर रहा है? वो कह रहा है ये हरामखोर आते हैं न्यूमेरिकल में नंबर ले जाते हैं, न्यूमेरिकल में नंबर ले जाते हैं। ठीक है जी, तो आप जितने भी वो उठा के पढ़ेंगे ना, वो कह रहे हैं न्यूमेरिकल में पास, तो लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, इसी चक्कर में बहुत सारे लोग थ्योरी बहुत हल्की रख के जाते हैं, आज तक वो पास होते हुए आ रहे हैं, आगे की कोई गारंटी नहीं है। तो थ्योरी भी आपने इतनी ही ईमानदारी से पढ़नी। थ्योरी टोटल है कितनी पता है? जो लेक्चर है थ्योरी के हैं कितने? टोटल सारी थ्योरी मिला के ना 30 घंटे की है। 30 घंटे भी मैं केस स्टडीज मिला के बता रहा हूं आपको, इसके बावजूद हरामखोर आएंगे सर, और वो आप देख लेना क्या करेंगे। अच्छा जी, मैं ये डूज एंड डोंट्स आपको नहीं बता रहा और मैं जा रहा हूं सर छोटी सी डिस्कशन पे। नहीं, अभी रुक जाओ ज़रा सा, कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे सर, गौर से देखिएगा दोस्त। मेरे प्यारे बच्चों, हमने ना कॉस्टिंग में लास्ट टाइम शुरू में कुछ 6-7 चैप्टर्स के अंदर एक मॉडल अपनाया था कि मैं रोज़ आपको एक होमवर्क दूंगा, ठीक है, आपने वो होमवर्क करना है। वो हम शुरू में बड़ा अच्छा लेके चले और तकरीबन मैंने आपके साथ 8-10 क्विज़ेस भी किए, और आप में से कॉस्टिंग का पर्चा देकर आ रहे हैं बहुत सारे लोग। आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि जिस बच्चे ने उन क्विज़ेस को मॉक्स को तरीके से किया है वो फिर अच्छा स्कोर करके आ जाएगा, पेपर पास हो जाएगा इंशाल्लाह। ये मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूँ सर इंशाल्लाह। एमएफए में इसी तरह आप क्लास लेंगे, ठीक है जी। क्लास के बाद सर आपका एक होमवर्क होगा डेली का, ठीक है जी, एक होमवर्क। अगर आप डेली का एक होमवर्क भी करेंगे ना तो पूरे सेशन में हमसे मिसाल के तौर पर 70 घंटे भी अगर थ्योरी पढ़ते हैं, 60 क्लासेस में हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, 60 से 55 क्लासेस में हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, तो 55 होमवर्क हो जाएंगे। 55 होमवर्क सर मोर देन इनफ। सिर्फ आप पेपर वाले दिन ये होम पेपर के करीब ये होमवर्क ही आप जो है वो दोहरा लेना, मोर देन इनफ, बहुत है, ठीक है जी। तीसरी चीज़ सर हमारा एक वीकली क्विज हुआ करेगा, और बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों का रिकॉर्ड रहा है माशाल्लाह। वीकली क्विज में यकीन करो, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे कारनामे हुए। 2700 बच्चा था लास्ट टाइम कॉस्टिंग में हमारे पास, और माशाल्लाह ये वीकली क्विज देता था 80% नहीं, 80 बच्चा, 90 बच्चा, ठीक है जी। आप यकीन करो फाइनल मॉक का ना, अभी उसने मुझे वो पेपर भेजा कि फाइनल मॉक कितने लोगों ने दिया है। कॉस्टिंग का मॉक माशाल्लाह अच्छे लोगों ने दिया था 84। FAR 1 में मेरे पास को 1900 बच्चा था,
27 बच्चों ने माशाल्लाह FAR1 का मॉक दिया है, ठीक है जी। और आपको मैं MFA का बताता हूँ। MFA, हाँ बच्ची कह रहे दिया तो सही ना सर। MFA के अंदर माशाल्लाह MFA में रिकॉर्ड बना है। MFA में लास्ट टाइम हमारा तकरीबन 2000 बच्चा था और माशाल्लाह MFA के अंदर हमारे पास आखिरी तला ताले तक 18 बच्चों ने माशाल्लाह वो मॉक दिया है, ठीक है जी। तो हैं, मैं होमवर्क करें, होमवर्क शुरू में किया लोगों ने, होमवर्क जो है वो होमवर्क कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं कर। मैं आपको इतना बता रहा हूँ सर, अगर आपने जो जिस तरह मैं लेके चल रहा हूँ ना चीज़ें, आपने ये कर लिया ना, ये मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ आप फेल नहीं होंगे। लेकिन एक गलती सब करते हैं, मेजॉरिटी बच्चे करते हैं, मेजॉरिटी बच्चे। जब आप किसी बच्चे को होमवर्क देते हो ना, तो होमवर्क में मैं एक आध केस स्टडी भी आपको दे देता हूँ। लोग जाके उस केस स्टडी को रीड करते हैं और सामने मेरा वीडियो लगा के सुनते हैं। अच्छा ये केस स्टडी, ओके भाई। केस स्टडी आपको इसलिए दी जाती है कि आपने जो नॉलेज हासिल की है ना, उसको आप अप्लाई करें, चेक करें वो अप्लाई हो रही है, वो आपने सही लिखा या नहीं लिखा। आपने अगर ये फिल्म ही देखनी है तो फिर नहीं कर पाओगे आप। दूसरा सर, MFA में ये प्रीमियम लेक्चर्स हमारे पास तैयार पड़े हुए हैं, बड़े ज़बरदस्त लेक्चर बने हुए हैं, और शायद मेरी अपनी जितने भी सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूँ सबसे कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स जो प्रीमियम लेक्चर है वो MFA के ही हैं। नहीं वो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं उनको कह रहा हूँ जो ऑनलाइन ले रहे हैं। तो जो बच्चा ऑनलाइन ले रहा है तो वहाँ से भी ले सकता है, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं आपको रोज़ाना एक होमवर्क दूंगा, वो भी आप नहीं करेंगे। हाँ तो नहीं करेंगे बेटा, क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, हाँ ये भी सुन लो भाई, ये भी सुन लो कि 100% लाइव होगा या नहीं होगा, क्या होगा। और तो सुनो, मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो 100% लाइव होगा, ठीक है जी। न्यूमेरिकल पोर्शन में सारे चैप्टर्स में लाइव पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। उसमें कोई रिकॉर्डेड नहीं आपको मिलेगा, सिवाय इस चीज़ के कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आपको रिकॉर्डेड दे दूँ, लेकिन ये आपको मैं पढ़ाऊंगा लाइव। थ्योरी का जो पार्ट है, उस थ्योरी के पार्ट में कुछ थ्योरी है जो वाकई ऐसी है जो प्रैक्टिकल थ्योरी है, और कुछ है काली थ्योरी। ये काली थ्योरी क्या है जी, जिसमें आपको लिस्टें याद करनी है, पासवर्ड, इंटरनल कंट्रोल्स बताओ जी, एक कंप्यूटर एनवायरनमेंट में क्या होने चाहिए, बताएं IT के बेनिफिट्स क्या हैं, बताएं जी रिस्क मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर आ रही होंगी, ये मैं आपको लाइव नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। अब आप अगर देखें तो हमारे पास टोटल पोर्शन कितना बनता है सर, टोटल थ्योरी का तकरीबन 70% हिस्सा हमारे पास ऐसा है जो प्रैक्टिकल है। अच्छा, जो हमारे पास काली थ्योरी है ये 30% है। अच्छा, ये थ्योरी ऐसी है जो आपको रट्टा मारनी है। रट्टा मारने का मतलब ये आपको लिस्टें याद होनी चाहिए कि जी कंट्रोल्स क्या क्या हैं जी। कंट्रोल हमारे पास पासवर्ड है, ठीक है जी। जो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स हैं, दरवाजे लगा दिए, लॉक लगा दिए, इस तरह की चीज़ें आपको क्या करनी है, याद करनी है। क्या इस तरह के सवाल आते हैं पेपर में? मैं आपको बताता हूँ। IT पे एक सवाल आता है 6 नंबर का, रट्टे का सवाल होता है, आराम से लोग लिख लेते हैं। लास्ट अटैम्प्ट में भी आया है, उससे पिछले अटैम्प्ट में एक ज़बरदस्त सरप्राइज़ दे दिया एग्जामिनर ने। 13 नंबर की IT पूछ ली। 13 नंबर की IT में क्या पूछा उसने, टोटल किताब के ना 5 से 6 सफ़े जो आपने रट्टा मारने टोटल, उसी में उससे 13 नंबर पूछ लिए उठा के, ठीक है जी। 13 नंबर उसने ऐसी चीज़ पूछ ली जो क्या थी, सिर्फ रट्टे वाली चीज़ थी। तो वो रट्टे वाली चीज़ आपको रटनी है, ये मैं आपको आज बता दूं, ठीक है जी। इसका और कोई नेमुल बदल नहीं है, ठीक है जी। तो ये चलाऊंगा मैं। अच्छा, मैं अभी FAR2 पे भी बात करूंगा। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे वो आप किस तरह कराएंगे, मैं उस पर भी सीरियसली सोच रहा हूँ कि आया मैं उसको पढ़ाऊँ लाइव या मैं उसको नहीं पढ़ाऊँ, क्योंकि FAR2 में आप लोग की तरह जैसे MFA में तो बच्चे आते हैं, FAR2 में बच्चा नहीं आता लाइव। अच्छा चलो इस पर बात करते हैं। चलो जी, यहां देख लो दोस्त, सर अपने पास हेडिंग डालेंगे जनाब हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमारा टाइम कितना रह गया आज? अच्छा 1 घंटे की क्लास। अच्छा सुन लो यार, हमारी जो किताब थी ना उसमें लास्ट टाइम हमने किया ये था कि ICAP की किताब को समराइज़ करके थ्योरी पोर्शन बनाया
और हमने प्रैक्टिकल पोर्शन डाल दिया जो जैसे मैं BFD में पढ़ाता हूँ, ठीक है। फिर आई कैप ने ओवर द पीरियड ना कोर्स को चेंज किया। चेंज इन द सेंस ये कि कुछ चैप्टर डिलीट कर दिया आई कैप ने। लोगों ने उनको कहा कि यार ये फजूल चैप्टर्स हैं, ये क्यों पूछ रहे हो, ये क्यों पूछ रहे हो। तो जब चैप्टर डिलीट होना शुरू हुए तो हमने क्या किया कि उस पर्टिकुलर चैप्टर को तो डिलीट करते गए, लेकिन उसके असरात उन चैप्टर्स में मौजूद थे जो बाकी के थे, वो हमने नहीं हटाया। तो उसमें होता ये था कि बच्चा जब सवाल सॉल्व करता था फंसता था, उसने कहा यार ये क्या है, ये तो सर ने नहीं पढ़ाया। तो फिर मैंने लिस्ट बना के दे दी कि यार ये सवाल करो, ये ना करो। तो उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाती कि यार ये किताब में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी कोर्स का पार्ट नहीं है। अच्छा, हमने फिर क्या किया कि जब ये आपके एग्ज़ाम्स हो गए तो हमने उसको बैठ के पूरा छाना कि इसमें से क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो निकाल देनी। इसमें छोटी छोटी इलस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा थी, सब मैंने साफ़ कर दिया। उसकी जगह मैंने डाल दिए मज़ीद लेटेस्ट जो अटैम्प्ट्स के BFD के क्वेश्चन हैं वो मैंने उठा के उसमें से जो हमारा पार्ट रेलेवेंट नहीं था, जो हमारे कोर्स में नहीं है, वो हटा दिया। जो बाकी है उसके हिसाब से मैंने सोल्यूशन मोल्ड कर दिए, वो मैंने डाल दिया उसके अंदर। थ्योरी के पार्ट में मैंने काम ये किया कि केस स्टडीज़ मैंने जो आज तक सिर्फ मैं PDF में देता था मैंने उसमें डाल दी, ठीक है जी। अपने क्लास नोट्स को और किताब को मैंने एक कर दिया है। जिस नोट से मैं पढ़ाऊँगा वो किताब के नोट्स भी वही होंगे जो हमारी क्लास में होंगे, ताकि ये ना हो कि मैं आपको क्लास के अंदर जो है ना वो एक अलग चीज़ पढ़ाऊँ और बाद में आप किताब पढ़ो तो आपको लगे कि यार मैं दो चीज़ों में से कौन सी याद करूँ। तो मैंने तीनों को क्या कर दिया है, अलाइन कर दिया है। तो आप जो किताब में आप पढ़ोगे वही क्लास में आपके सामने होगा, ठीक है जी, वही मैं पढ़ाऊँगा। तो सारी चीज़ें आपकी एक जगह पे आ जाएगी। तो क्लास ले ली तो आपको फिर दोबारा अलग से किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। और ये किताब में अभी भी मैं जो है वो उसके अंदर बजटिंग के कुछ क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, तो मोस्ट प्रॉब्ली 4-5 दिन में वो रेडी होगी, लेकिन इफेक्टिवली आपको प्रिंट होकर मिलेगी वो ईद के बाद ही, ठीक है जी। अच्छा, हम कल से जो है वो अपनी प्रॉपर क्लासेस का आगाज़ करेंगे। कल हम अपना पहला चैप्टर शुरू करेंगे, वो चैप्टर होगा हमारे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, ठीक है जी। अच्छा, उसी तरह हम जिस तरह PDF पहले दिया करते थे क्लास का, एक हमारा जो है वो गूगल ड्राइव का लिंक होगा, उस पर सारी चीज़ें मौजूद होंगी। आपने वो PDF लेके चलने हैं जो भी है जो हमारी क्लास का होगा। अच्छा, PDF चूँकि अब मैं किताब से ही सवाल डाल रहा हूँ, लेकिन अगेन मैं अपने आप को लिमिट नहीं करूँगा कि खाली किताब के सवाल कराऊँ, ठीक है जी। देखो मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूँ कि शायद ये उन पेपर्स में से एक पेपर है कि जिसमें अगर आपने 100% मुझे तरीके से फॉलो कर लिया ना तो आउटसाइड चांस बहुत कम है फेल होने का, बहुत कम है फेल होने का। मैं आपको उस लेवल पे तैयारी करा दूंगा कि आपके न्यूमेरिकल पोर्शन से ही जो है वो आपके 45-46 बन जाएंगे, 40-38 भी बन गए तो थ्योरी पोर्शन भी हमने बहुत अच्छे से कवर करना है। 15 नंबर के MCQs आते हैं इस पेपर में, 10 के नहीं है, कितने के, 15 मार्क्स के। और 15 मार्क्स में से जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसके MCQs कितने होते हैं, 3। 12 नंबर के MCQs भी किससे आते हैं, न्यूमेरिकल वाले पार्ट्स। तो मैं आपको बताऊं पेपर पास करना आसान है अगर आप इसको तरीके से लेके चल लो, ठीक है जी। डन है जी। मैं बजटिंग छोड़कर आया था फिर भी पास हो गया, तो इधर क्या कर रहा है भाई जी। कोई सवाल है किसी का तो मैं जवाब दे दूं जी। वो डाल दिए मैंने, वो डाल दिए। प्रीमियम लेक्चर्स मैंने अपडेट कर दिए, और अभी जैसे केस स्टडीज़ में 10 आपको बता रहा हूँ, मैं और भी डाल दूंगा उसको। लाइव लेक्चर्स रिकॉर्ड होकर भी मिलेंगे भाई आपको, एक फीस में 3 मज़े मिलेंगे। एक, या लाइव आके भी पढ़ सकते हो आप, यानी लाइव लेक्चर्स ले सकते हो, उसी लाइव लेक्चर का रिकॉर्डेड वर्जन भी मिल जाएगा, प्रीमियम वर्जन भी मिल जाएगा। और जी क्या है, फीस बहुत है यार। कल जब आप एक सैलरी उठाओगे ना 20 लाख की हैं, उस वक्त फिर आपको याद आएगा यार अहमद रज़ा ने इतनी मेहनत की थी, बेचारे को हमने क्या दिया यार, हैं। फिर आपके दिल में आएगा कि यार एक काम करते हैं, सर के लिए कोई अच्छा iPad ले लेते हैं। फिर आप कहोगे नहीं यार छोड़ यार, हैं, महंगा iPad है। और जी बस यही सवाल था, फीस बहुत है। नहीं, किताब मैं आपको दूंगा जो इस वक्त इस दफ़ा PDF के साथ ही होगी वो, ठीक है। अच्छा, एक हम तस्वीर लेके रखेंगे, क्योंकि मैं अक्सर व बेशतर जो अपनी पुरानी तस्वीरें देखता हूँ ना आप लोग की, तो उसमें जब मुझे 4-5 ऐसे नज़र आ जाते हैं जो पास हुए होते हैं। मैं भी आ जाऊँ, अच्छा सबर रुक जाओ। थैंक यू वेरी मच जी। बाकी लोग क्लास ऑफ कर लें, ऑनलाइन वालों की तस्वीर नहीं होती है। थैंक यू।